नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा को लेकर। भिवानी की मनीषा, जिसे लेकर कई आपने अभी तक वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे और अभी तक इस पूरे खबर की जानकारी भी आप लोगों को मिल चुकी होगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे मौत के पीछे के सीबीआई जांच को लेकर। जी हाँ, मनीषा की जो मौत का मामला है, अब उसकी जो पूरी जांच पड़ताल है वो सीबीआई की टीम करती हुई नजर आएगी। चूंकि देर रात ही इस पूरे केस की फाइल सीबीआई को सौंप दी गई है और अब इस पूरे केस में क्या कुछ निकल कर आएगा वो यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भिवानी में जिस तरीके से मनीषा की मौत का मामला सामने आया, वो लोगों को काफी ज्यादा झकझोर देने वाला था और सवाल लोगों के मन में अभी भी यही बरकरार है कि आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ। चूंकि अलग अलग थ्योरीज है और अलग अलग थ्योरीज के तहत जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। चूंकि एक तरफ अपराध की श्रेणी को अगर आप देखते हैं तो एक तरीके से आप समझिए कि कितना ज्यादा खौफनाक तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या उसकी किसी ने हत्या कर दी है, या जैसा लोग कह रहे हैं कि सुसाइड नोट भी मिला, क्या वो एक एंगल इसमें हो सकता है। जंगली जानवरों के अटैक का भी मामला सामने आ रहा है। कई अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन इन थ्योरीज में क्या कुछ निकलेगा इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। आप सभी लोगों को यह भी बताना जरूरी है, चूंकि देखिए लगातार मनीषा के जो घर वाले थे वो मांग कर रहे थे इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो। दूसरी तरफ नायब सैनी भी वहां मौके पर पहुंचे थे और घर के लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी और हमने देखा कि किस तरीके से पिछले 10 से 15 दिनों में ये जो पूरा मामला है वो लोगों के सामने आया। 11 अगस्त का ये पूरा मामला था। हालांकि अब में से आप लोगों को काफी लोगों को पता होगा कि मनीषा का पूरा मामला क्या है, लेकिन फिर भी अगर कुछ नए लोग हैं, कुछ नए दर्शक हैं, तो उनके लिए एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं। दरअसल 11 अगस्त को मनीषा अपने गांव ढाणी लक्ष्मण स्थित से वो दरअसल घर से सिंघानी गांव के प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए निकलती है और वहां से नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए निकलती है। और लेकिन शाम तक वो घर नहीं लौटती है। शाम से रात होती है। रात होते होते परिजन परेशान हो जाते हैं कि आखिर मनीषा गई तो कहाँ गई। फिर 2 दिन बाद अचानक से मनीषा का शव मिलता है। हालांकि पुलिस के पास इस बीच वो लोग रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं। पुलिस का कहना होता है कि 2 दिन तक अगर अभी शाम तक नहीं आई है मनीषा तो अगले 2 दिन में मनीषा आ जाएगी। परिवार वालों की तरफ से पुलिस की भी कार्रवाई को लेकर यहाँ पर थोड़ा सख्त रुख देखने को मिला, चूंकि परिवार वाले कह रहे थे कि पुलिस वाले उस तरीके से कोप अप उनके साथ नहीं कर रहे थे, चूंकि वो अपनी समस्याओं को लेकर वहां पर पहुंचे थे और उनका कहना था कि मनीषा 2 दिन में आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया, आप समझिए कि 11 अगस्त को मनीषा लापता होती है और फिर 13 अगस्त को यानी ठीक उसके 2 दिन बाद उसका शव मिलता है, जंगलों के बीच से मिलता है। परिवार ने जैसे ही सबसे पहले जब शव को देखा और जैसे ही उसकी पूरी जानकारी लगी, परिवार के लोगों ने तुरंत उसकी हत्या की आशंका जताई, क्योंकि अचानक से वो लापता हो गई थी। हालांकि इसमें किसी और तरीके का कोई एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल लोगों के जहन में अभी यह है कि मनीषा के साथ क्या हुआ। शव को देखते ही परिवार वालों ने कहा कि नहीं, आत्महत्या नहीं हो सकती है। जंगली जानवरों का जो एंगल फिलहाल लाया जा रहा है वो भी इसमें से कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, लिहाजा मनीषा की हत्या कर दी गई है। क्योंकि शरीर पर जितने भी चोट के निशान थे वो कुछ और ही बयां कर रहे थे। पुलिस की ओर से तफ्तीश इस पूरे मामले को लेकर शुरू की जाती है। फिर जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो उसके बाद एक और नया खुलासा होता है। 18 अगस्त को देखने के लिए मिलता है कि एक सुसाइड नोट भी वहां से बरामद किया गया है, लेकिन परिवार वाले इससे भी इनकार करते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए, परिवार वालों की ओर से जो बातें यहाँ पर की जा रही है, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि लापता आखिर कैसे हो सकती है। कुछ ऐसी बात भी नहीं थी, परिवार से किसी का कोई विवाद भी नहीं था कि शायद कोई उसका अपहरण कर ले। लापता क्यों होगी, चूंकि वो खुद स्कूल पढ़ाने के लिए गई थी और उसके बाद फिर वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करने के लिए निकली थी। घर वालों को इस बात की जानकारी थी कि आज वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाने वाली है, तो अचानक से फिर वो कहाँ चली गई। किसी से कोई अनबन नहीं थी, किसी से कोई विवाद नहीं था, कोई लव एंगल का भी इसमें मामला सामने नहीं आ रहा, या किसी तरीके की कोई धमकी भी नहीं दी गई थी किसी की भी ओर से। तो परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि ये कहीं से भी आत्महत्या तो नहीं है। क्योंकि अगर आत्महत्या की बात अगर यहाँ पर निकलकर सामने आई तो परिवार वालों का ये भी ये कहना है कि ये सुसाइड नोट अभी पिछले 7 दिनों से कहाँ था। सुसाइड नोट चूंकि जो मिला वो 18 अगस्त को मिला। आप समझिए कि 1 हफ्ते पहले वो लापता होती है मनीषा, और उसके बाद पुलिस सबसे पहले ये कहती है, जब रिपोर्ट लिखाने के लिए परिजन उनके पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि अगले 2 दिनों में आपकी बच्ची घर आ जाएगी। लेकिन 2 दिनों बाद की जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो सबसे ज्यादा हैरान परेशान करने वाली वो तस्वीर होती है। चूंकि
शव को देखकर सबसे पहला यही लग रहा था और ये शव को देखने के बाद लोगों ने सबसे पहले आशंका यही जताई थी कि शायद किसी ने उसकी हत्या कर दी है। हालांकि ये आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस पूरे मामले में हमने देखा कि काफी ज्यादा हो हंगामा हुआ। परिजनों ने शव को रखकर काफी देर तक हाईवे को जाम भी किया। लगभग आप समझिए कि 5 से 6 घंटे तक का जाम भी लगाया गया। परिवार की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी कि जब तक यहाँ पोस्टमार्टम में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है, तब तक वो जाम नहीं हटाने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर पर पहुंचे थे और उसके बाद पूरी जांच पड़ताल की बात उन्होंने कही। आश्वासन परिवार वालों को दिया कि सीबीआई की जांच इस पूरे मामले को लेकर होगी। और अब चूंकि देखिए सीबीआई को ये केस की फाइल भी सौंप दी गई है, जांच पड़ताल यहां पर होने वाली है। और सीएम सैनी जब वहां मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने परिवार वालों को आश्वासन दिया था। परिवार वालों की जो मुख्य मांगी थी उसमें था कि पहली तो पूरी जो जांच पड़ताल है वो सीबीआई की ओर से कराई जानी चाहिए, और दूसरी जो उन लोगों की मांग थी वो दरअसल ये थी कि वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं मनीषा के शव का। क्योंकि इससे पहले भी 2 बार जो पोस्टमार्टम हुए थे तो उससे परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। तीसरी बार जब पोस्टमार्टम मनीषा का हुआ था तो वो दिल्ली के एम्स में हुआ। इन 2 मांगों को सीएम सैनी ने मान लिया था, जिसके बाद अब जो पूरी फाइल है इस जांच रिपोर्ट की वो सीबीआई को सौंप दी गई है। 3 मजबूत कड़ी आपको इस पूरे केस की आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे जांच पड़ताल की जाने वाली है, चूंकि अब ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई के हवाले पहुंच चुका है। सबसे पहली जो मजबूत कड़ी है वो दरअसल खुद डीजीपी हरियाणा है, जो कि शत्रुजीत कपूर हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा भी था। उनकी जब हमने प्रेस ब्रीफिंग सुनी थी तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि हमने एक छोटी बच्ची को खो दिया है, और जिस तरीके से हमने खोया है वो कहीं से भी वो उस बात को स्वीकार करने योग्य ये नहीं बन रहा है कि ऐसे हमने इस बच्ची को खोया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हम वहां पर गए थे, वहां के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था, लेकिन उनकी मांगे भी मानी गई। और उनकी जो 2 मांगे थी कि एक तो दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराया जाए तीसरी बार, और दूसरी उनकी मांग थी कि सीबीआई से जांच यहां पर कराई जानी है। तो इनकी ये 2 मांगे थी और इन दोनों मांगों को मान लिया गया, और उसके बाद परिवार की ओर से अंतिम संस्कार हमने देखा कि बीते दिनों किया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि हमने एक नौजवान बच्ची को खोया है, जो कि काफी ज्यादा परेशान करने वाली चीज है। क्योंकि आप समझिए कि जिस तरीके से ये जो पूरी वारदात है, ये जो पूरा क्राइम है निकलकर सामने आया, आप उसकी बर्बरता को समझ भी सकते हैं। हालांकि ये सब जांच का विषय है कि क्या इसमें एंगल है, जितने एंगल्स अभी इसमें निकले हैं क्या वो सभी कुछ सच साबित हो रहे हैं, सभी कुछ सही साबित हो रहे हैं, वो जांच पड़ताल की बात है। तो डीजीपी कपूर लगातार इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के संपर्क में बने रहे। क्योंकि अब सीबीआई को ये फाइल जा चुकी है तो आगे देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। दूसरी मजबूत कड़ी की अगर हम बात करें तो सीआईडी चीफ जो कि सौरभ सिंह है, उन्होंने भी कहा कि आसपास के सभी लोगों से पूछताछ यहां पर की गई है और फिर जानकारी भी निकालने की कोशिश की गई है, और जितनी भी जानकारी निकली है, जितने भी रिपोर्ट्स मिले हैं, जितनी सूचनाएं उनको मिली है, सभी को एक फाइल की तरह रिपोर्ट तैयार किया गया है और उसके बाद आगे के लिए सौंप दिया गया है। और जितने भी टीम्स दरअसल, चाहे वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो या फिर सीआईडी की टीम हो या फिर हरियाणा पुलिस की जितनी भी टीम हो, उन सभी को 24 घंटे के लिए चौकन्ना कर दिया गया था, और उसके बाद लगातार पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी और एक एक अपडेट उनसे लिया जा रहा था। तीसरी मजबूत कड़ी की अगर हम बात करें, जो कि पूर्व सरपंच है, सोमेश कुमार उनका नाम है। दरअसल उन्होंने ही परिवार और प्रशासन के बीच सुलह करवाने का काम किया था। चूंकि परिवार लगातार इस मांग पर अड़ा हुआ था कि जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। उनकी मांगे लगातार थी और उन्होंने कहा कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी हम उसके बाद नहीं हटेंगे। खुद उन्होंने कहा था कि हम लगातार अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं और परिवार और प्रशासन के बीच सुलह करवाने का हम कार्य कर रहे हैं। ये 3 मजबूत कड़ी है। लेकिन उसके अलावा चूंकि सीबीआई को पूरी जांच यहाँ पर सौंप दी गई है, तो ऐसे में जो परिवार वालों की ओर से आशंका जताई जा रही है, परिवार वालों की ओर से हत्या की जो बात कही जा रही है, वो भी अब देखना ज्यादा दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि अगर कहीं से भी हत्या की बात निकलकर सामने आती है तो सीबीआई के लिए भी, उनकी टीम के लिए भी एक बड़ी चुनौती यह है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए जो लोग इसमें शामिल हैं, या किसी पर भी किसी भी तरीके की अगर शक की सुई जाकर अटकती है। सबसे पहले तो इस पूरे वारदात के पीछे एक से एक कड़ी से कड़ी जोड़ना होगा कि मनीषा कैसे निकली, कैसे वो लापता हुई, क्या इस दौरान किसी से उसने बातचीत की थी। क्योंकि हम आमतौर पर अगर हम देखें, एक पूरी ये कार्य प्रणाली होती है जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जाती है। चूंकि सीबीआई की एंट्री हो चुकी है तो ऐसे में अगर कहीं से भी कोई भी लूप होल्स है और कहीं से भी अगर हत्या की या फिर हत्या की जो आशंका परिवार वालों की ओर से जताई जा रही है उसकी बात निकलकर सामने आती है, तो देखना यह भी होगा कि आखिर सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से कार्रवाई करेगी और
अगर कहीं से भी किसी की भी नाम की यहाँ पर तफ्तीश करने की बात निकलकर सामने आती है, किसी का भी नाम कहीं से सामने आता है, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर या फिर किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई को लेकर सीबीआई किस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी। क्योंकि आप समझिए कि भिवानी का ये पूरा मामला, मनीषा आखिर दिन दहाड़े कैसे गायब हो जाती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, वो स्कूल में अगर पढ़ाने के लिए गई होगी और फिर नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए निकली होगी, रात का तो वो समय होगा नहीं, दिन में वो कहाँ चली गई, कैसे लापता हो गई, फिर 2 दिन बाद उसका शव आखिर कैसे वहां पर मिला, और सभी ये आप समझिए कि ये सब एक एक कड़ी है, एक एक पहलू है जिस पर सीबीआई की टीम जांच पड़ताल करेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया, आप समझिए कि अपराध को लेकर कितना ज्यादा ये लोगों को झकझोर देने वाला है, क्योंकि अपराध एक के बाद एक लगातार बढ़ता जा रहा है। और चाहे हम इधर दूसरी तरफ यूपी की बात करें, ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से वारदात हुई, अगर दूसरी तरफ अगर हम मनीषा की बात कर लेते हैं, अपराध की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस निश्चित तौर पर अपनी कार्रवाई करती है, जांच एजेंसियां इसमें कार्रवाई करती है, लेकिन कहां पर लूप होल्स हो जाते हैं कि इतना समय बीत जाता है और इतने समय के बाद भी पुलिस के हाथ जस के तस खाली ही रहते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले में कैसे अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।